अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर लुक़मान, आपका दोस्त, आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे रहेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया टॉपिक है, और साथ ही साथ ये ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा अभी पेशेंट्स को परेशान कर रहा है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, फैमिली लेवल पे भी इस पर काम करने की ख़ास तौर पर ज़रूरत है। तो इस टॉपिक को आज इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड सॉल्यूशंस पे हम आज बात करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, ये जो टॉपिक है, ये एक लंबा टॉपिक है, काफ़ी वसी टॉपिक है। ये एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहता है। इसके कहीं एस्पेक्ट्स हैं और इसके कहीं फेसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फेस ऑफ द लाइफ। तो इसके अलग-अलग फेसेस भी हैं, और फिर इसके साथ-साथ इसको एड्रेस करने के लिए एक अलग इन डीप डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पर इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, और फिर उसका इस्लामिक एंड मेडिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आज हम लोग उसके जो इंट्रोडक्टरी लेवल है और उसको ओवरऑल एक सिनॉप्सिस के लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीडियोस में उसका जो दूसरा हिस्सा रहेगा उसको फिर मैं आपके सामने इन डिटेल पेश करूं। दोस्तों, मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर मेंटल हेल्थ, ये टर्म खुद समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि इस टर्म को काफ़ी ज़्यादा खराब लहजे से देखा जाता है, या फिर किसी ऐब के लहजे से देखा जाता है, या फिर किसी और जजमेंटल अंदाज में ही देखा जाता है। हालांकि ऐसा कोई मामला इस टर्म को लेकर नहीं होता है। मेंटल हेल्थ है, बेसिकली सेहत है। इसके अलावा कोई दूसरा इसमें पहलू नहीं है। लफ्ज मेंटल समाज में खराब ही तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए भी इससे काफ़ी मसाइल है। और इसीलिए भी इसको लेकर जो सेहत के जो मसाइल है वो हमारे समाज में कम देखने को मिलते हैं। मसाइल तो हैं, लेकिन उसके ऊपर गुफ्तगू या फिर उससे लोग हल हासिल करने पर कम ही काम करते हैं। मेंटल हेल्थ बेसिकली हमारा इमोशनल हेल्थ है, हमारा साइकोलॉजिकल और हमारा एक सोशल वेलबींग हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ सिर्फ हमारा सोच को ही नहीं, बल्कि हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, और किस तरह से हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर असर होती हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मेंटल हेल्थ जो चीज़ है, लोग ये समझते हैं कि ये मेंटल हेल्थ सिर्फ इमोशनल चीज़ों तक ही महदूद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुनियादी तौर पर एट ए फाउंडेशनल लेवल मुझे और आपको समझने की ज़रूरत ये है कि मेंटल हेल्थ बेसिकली हमारे किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, उसका जो रिएक्शन या उसका जो रिस्पॉन्स है, वो असल में सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द हम मेंटल हेल्थ है। तो जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में होगी, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हम लोग शेयर करेंगे, वो चीज़ें हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, और अगर हम सही तरह से सोचते हैं, तो फिर वो क्या होना चाहिए? या फिर अगर कोई इंसान उसकी सोच को, उसको हैंडल करने में अगर किसी तरह से वो इमोशनल या फिर ओनली फ़िज़िकल या फिर ओनली एनी अदर एस्पेक्ट को ख़ास तौर पर वो इंडल्ज कर लेता है, तो फिर वो कितनी दूर तक ले जाता है, वो अपने उसके ऊपर कितना इफ़ेक्ट करेगा, सोसाइटी पे कितना इफ़ेक्ट करेगा, और फिर उसके मेंटल हेल्थ यानी माइंड पे कितना अफ़ेक्ट करेगा, और फिर उसकी फिर ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ है उस पे कितना इफेक्ट करेगा। ये सारी चीजें असल में ये मेंटल हेल्थ वाला जो टर्म है वो इसके अंदर समेट लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ पेरेंट्स एंड किड्स आर हैविंग ट्रबल सीइंग आई टू आई, एक दूसरे से आंख मिलाना या फिर एक दूसरे से बात करना, कई पेरेंट्स को ये नहीं मालूम होता या फिर कई बच्चों को ये नहीं मालूम होता, इसके कहीं असरात बच्चे पर भी होंगे और फिर पेरेंट पर भी होंगे। तो ये टॉपिक खुद भी जो है ना, एक मेंटल हेल्थ का टॉपिक है। गोया मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ कोई बीमारी की शक्ल में ही होना जरूरी नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे बीमारियां भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बीमारी हो। यानी कोई साइकेट्रिक इश्यू होना जरूरी नहीं है। बेसिकली ये ह्यूमन बिहेवियर तक भी ज्यादातर इन्वॉल्व होता है। या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन इज अंडर परफॉर्मिंग एट स्कूल, कोई बच्चा
अपने स्कूल में या फिर कोई शख्स अपने इदारों में कम काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, तो फिर वो भी असल में मेंटल हेल्थ के दायरे में आता है। बेसिकली ये समझने की जरूरत है इस टर्म को लेकर, वरना तो फिर ये मेंटल हेल्थ और ज्यादा आगे जाते जाते इसका खराब इस्तेमाल अगर होता जाएगा, तो फिर ये सेंटेंस, ये टर्म खुद टैबू बनते जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये कोई इश्यू है भी कि नहीं। बहुत सारे लोग तो इसको बिल्कुल इश्यू नहीं मानते, यानी जिन लोगों को आम समाज में, मैंने जिनसे गुफ्तगू की, जिनसे मेरे पेशेंट्स को जब मैंने इंटरव्यू लिया या फिर उनसे इंटरोगेट किया, उनसे पूछा, तो वो मानते नहीं कि असल में ऐसा कोई इश्यू मेडिकल लेवल पे होता है, यानी सेहत के लेवल पे या फिर मिजाज के लेवल पे, ह्यूमन बिहेवियर के लेवल पे ऐसा होता है, ऐसा नहीं मानते। यानी इस टॉपिक को या फिर इस मेडिकल इश्यू को वो कंप्लीटली साइडलाइन करते हैं। इतनी इग्नोरेंस जो है ना समाज में पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एलिट है, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनको गाइडेंस है, जिनको अवेयरनेस है, कुछ हद तक इस इश्यू को जानते हैं। अब ये इश्यू है कितना, ये एक छोटा सा टेबल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट के साथ उनका डाटा वो लेती है, और वो ये फरमाती है कि थिंकिंग जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग इफ एनी डू यू सी एज द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स फेसिंग पीपल इन योर कंट्री। ये सवाल उन्होंने पूछा। तो 26% अक्रॉस दीज 27 कंट्रीज, मेजर कंट्रीज, लोगों ने कहा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज की दुनिया में लोग फेस कर रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स है। मजीद स्टैटिस्टिक्स हम आगे देखेंगे। अब इंडिया की अगर हम बात करेंगे, या फिर इंडिया जैसे दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज की बात करेंगे, तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे एक इंडिया में हुआ था। उसके मुताबिक द प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इज 14.6%। ये डिसऑर्डर्स की बात है, यानी मेंटल इश्यूज की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं वो 14.6% है। ये 14.6% भी काफी बड़ा नंबर है। इतने अगर लोग मेंटल बीमारियों से अगर दो चार हो रहे हैं, तो फिर काफी समाज मसाइल से दो चार हो सकता है। लेकिन मेंटल जो इश्यूज है, या फिर जो मेंटल हेल्थ जो है, उससे जो लोग दो चार हो रहे हैं, ये नंबर काफी बढ़ता जाएगा। उसकी ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक्स तो बहुत कम लोगों ने पब्लिश किया है, लेकिन जहां तक मैंने इसका रिसर्च किया, 24% मेंटल हेल्थ को लेकर काफी मसाइल लोग गुजरते हैं। अब ये जो प्रिवेलेंस है, अब ये कैसा है, कितने एज के लोगों के दरमियान में है, ये अगर देखा जाए, तो द प्रिवेलेंस ऑफ डिप्रेशन स्पेशली 20% है अमोंग 15 to 29 ईयर्स, और ऑलमोस्ट 10% है अमोंग 60 ईयर्स। डिप्रेशन एक टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। आगे बढ़ते हुए कितना कॉमन है अगर हम देखेंगे, हम ऑक्यूपेशन वाइज मेरे पास कुछ डाटा है, रिलीजन वाइज कुछ डाटा है, जबकि ऐसा कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पर इसका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं। लेकिन बेसिकली क्योंकि रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक इंसान की जिंदगी गुजारने को, उसकी जिंदगी गुजारने का नजरिया, उसका तरीका, उसके कमाने से लेके चीजों को हैंडल करने का जो तरीका होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बेसिकली रिलीजन होता है। इसीलिए भी हमने ये डाटा यहाँ पर पेश किया है। अगर ऑक्यूपेशन वाइज देखेंगे, द प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इज हायर अमंग पीपल इन सर्टेन ऑक्यूपेशंस। फॉर एग्जांपल, डिप्रेशन बहुत ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में पाया जाता है, और जो फॉर्मल सेक्टर में 15% है, जबकि इनफॉर्मल में 22% है। बेसिकली वो लोग जो सर्विसेज के काम करते हैं, जो वो ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करते हैं जहां पर लाइक फैक्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, या फिर एग्रीकल्चर हो गए, इस तरह से जो सर्विस के जो काम करते हैं, वहां पर ये ज्यादा पाया जाता है। और वो अफराद जो टेबल या फिर डेस्क टाइप वर्क काम करते हैं, एक व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, वहां पर कम पाया जाता है। ये नंबर ज्यादातर डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन द डिसीज ऑल्सो। तो वो मुझे और आपको याद समझने की जरूरत है। अगर हम रिलीजन वाइज देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मजहब किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वही तो है जो इंसान को उसकी जिंदगी का तरीका, उसके जीने का सलीका, उसके पीछे जो आइडिया है, और फिर दुनिया की या फिर जिंदगी के हर शोबे में वो गाइड करता है। इसलिए हमने यहाँ पे डाटा लिया है, वरना तो फिर कोई डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं है। द प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इज सिमिलर अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेलेंस डिप्रेशन का हिंदूज में 15% है, मुस्लिम्स में 15% है, और क्रिश्चियंस में भी ऑलमोस्ट 15%। लेकिन अगर दूसरी तरह से देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल, शिजोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो आजकल मुस्लिम्स में ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू हिंदूज।
तो इसके कई फैक्टर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा कि हम यहाँ पर गौर करें कि ये महज स्टैटिस्टिक्स है, ये सारी कहानी को, सारे फैक्टर्स को यहाँ पर बयान नहीं करता। इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंसान को समझना चाहिए, और स्पेशली वो जो चीजें जो हर एक इंसान को अलग अलग फैक्टर्स जो है ना उसके मेंटल हेल्थ पे असर करेंगे, एक फैक्टर नहीं करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट द होल स्टोरी। अब एक रिपोर्ट है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स कितना कॉमन है। 16% ऑफ अडल्ट इन इंडिया फेस सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कोई ना कोई काइंड, माइट बी एंजाइटी और एनी डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स और एनी अदर सोशल बिहेवियरल इश्यूज भी आजकल पाए जाते हैं। सारी चीजें डिसऑर्डर की शक्ल में नहीं भी होंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज बहरहाल पाए जाते हैं। जेंडर वाइज अगर हम देखेंगे तो ये रिपोर्ट ये कहता है कि 13% मेल आर अफेक्टेड compared to 7.5% as females। एज वाइज प्रिवेलेंस भी मैं और आप देख सकते हैं, खास तौर पे जो मिडिल एज है वो काफी ज्यादा अभी इंक्रीज हुआ जाता है। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर कुछ और भी बताते हैं, स्पेशली जो डिप्रेशन वाले जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो 33% है, जो कि हाईएस्ट है। उसके जो कॉजेस हैं वो क्या है, उसका डेफिनेशन हम कभी नेक्स्ट वीडियो में, स्पेशल वीडियो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंग्जाइटी जैसे इश्यूज है वो 19% है, और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यानी जो परफॉर्मेंस के इश्यूज है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर 10% है। और जो शिजोफ्रीनिया जैसे थोड़े से हार्डर मेंटल डिसऑर्डर्स है वो 9.8% है। आगे बढ़ते हुए ये एक छोटा सा डाटा है जो सिर्फ एक चीज को जाहिर करता है, वरना तो ऐसे हर एक टॉपिक पे मल्टीपल डाटा पाए जाते हैं। सुसाइड विक्टिम्स को हमने प्रोफेशन वाइज जब आप देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो डेली वेज अर्नर्स है, जो खास तौर पर जो सर्विस करने वाले हैं, जो लेबरर्स हैं, उनमें 25% पाया जाता है। हाउस वाइफ, अब इनके जो रीजन है वो अलग है, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि उनका काम कैसा है, उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ कैसी है, उनके हालात, और फिर दूसरे फैक्टर्स खास तौर पर जो वर्क के ऑक्यूपेशन के जो हाजार्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। हम हाउस वाइफ 15% का एक डाटा यहाँ पर पेश करता है। हाउस वाइफ में क्या उनके मसाइल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मेरे जहन में जो चीजें हैं, जो हाउस वाइफ्स होते हैं उनका सोशल लाइफ नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कुछ जगहों पर जो सोशल वाइफ लाइफ जो होता है वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होने की वजह से भी काफी ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कुछ हाउस वाइफ, कुछ फैमिलीज में जिनके जो लेडीज होते हैं उनके सिर्फ उनकी फैमिली तक ही कॉन्टैक्ट्स है, और वो रहना जहां पर पॉजिटिव है, वहां पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहां पर महज कंपटीशन, जिसकी वजह से फिर हसद और दूसरी जेलसी, और उसकी वजह से फिर जिससे जितने भी इश्यूज होंगे उसके जो कॉन्सिक्वेंस वो ज्यादा पाया जाता है, और फिर उसकी वजह से फिर हाउस वाइफ जो है ना काफी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, और सुसाइडल यहाँ पर स्टैटिक्स देखे जा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन, स्टूडेंट्स में ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी प्रेवेलेंस है। आप स्टूडेंट्स में हम आए दिन देखते हैं जो खासतौर पर जो वर्क प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर, और खासतौर पर जो कंपटीशन का जो प्रेशर है, एक्सेलेंस हासिल करने का जो प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा खराब है। ये एक अलग टॉपिक है, हम फिर कभी इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते देखेंगे कि आज हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज ये चैलेंज काफी बढ़ता जा रहा है। तो हम देखेंगे किस तरह से मजहब में, खास तौर पर इस्लाम में, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फैलता हुआ जो मजहब है वो इस्लाम है, और सबसे मुनासिब और सबसे सही जो अल्लाह का दीन है वो इस्लाम है। उस एतबार से हम ये देखेंगे कि इस्लाम ने इसका क्या वो राह है, क्या इस्लाम कहता है मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से, क्या वो सोल्यूशंस दिखाता है, और फिर क्या है जो मेडिकल साइंस के मुताबिक इस्लाम में गाइडेंस पाई जाती है, वो आज हम यहाँ पर देखते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ इन सोसाइटी। अगर ये एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सवाल को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर सारा टॉपिक हम लोग कितना भी डिस्कस कर लें, बहरहाल कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे जो बड़ा मसला ये होगा कि ये सवाल जो है ये हमको समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये मेंटल हेल्थ को लेकर समाज में, सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। यानी डिसऑर्डर्स होना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी नहीं होना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर गाइडेंस नहीं होना ये प्रॉब्लम है। ये एक अलग डिफरेंट एरियाज ऑफ डिस्कशन है। मेरी नजर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग बेसिकली इस मेंटल हेल्थ को लेकर इग्नोरेंट है, यानी वो अपने लाइफ में इतने ज्यादा कॉन्शियस, इतने ज्यादा अवेयर बिल्कुल भी नहीं कि एटलीस्ट वो ये समझ पाए कि
ऐसे भी कुछ इश्यूज मेरे जहन से या फिर एक पर्सन के माइंड सेट को अफेक्ट करेगा, और उससे फिर आगे जाके उसके थॉट से लेके, उसके डिसीजन मेकिंग से लेके, उसके वर्क से लेके, और फिर उसके फिजिकल हेल्थ और उसके ओवरऑल दी सक्सेस पैरामीटर ऑफ द लाइफ तक भी वो अफेक्ट करेगा। ये चीज को सरे से लोग नकारने वाले काफी पाए जाते हैं। ये डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, लेकिन इग्नोरेंस ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नॉट सीकिंग हेल्प। बहरहाल अगर कोई प्रॉब्लम है भी, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज है जहां पर मैंने देखा, ऐसा माना जाता है कि फैमिलीज में कोई लोग हैं, मे बी पेरेंट और मे बी अ ब्रदर और मे बी एनीवन हु इज सफरिंग थ्रू एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यू। फॉर एग्जांपल एंगर, गुस्सा ही एक बहुत बड़ा वजह बन जाता है, या फिर इमोशन, वल्नरेबिलिटी, या फिर वाइनिंग, हर एक छोटे इश्यू पे बहुत ज्यादा वाइन करते जाना, काफी शिकायत करने वाले जो मिजाज होता है ये मिजाज, या फिर डाउट करने वाला मिजाज, ठीक है, जज करने वाला मिजाज, गुमान करने वाला जो मिजाज है, ये सारे मिजाज की वजह से लोग काफी परेशान होते हैं घरों में। और उस एक फर्द की वजह से पूरा घर भी जो है ना काफी मसाइल का शिकार हो जाता है। लेकिन पूरे घर में से कोई भी इस बात को महसूस नहीं करते कि ये असल बेसिकली साइकोलॉजिकल चीज है और ये एक मेंटल हेल्थ इश्यू है। कोई खराबी या फिर कोई खबात इसमें नहीं है, कोई बीमारी यहाँ पे नहीं है एयर कोट्स में अगर मैं आपको कहूँ। लेकिन इसको एक सहज अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भी इसको देखा जा सकता है। दूसरा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम सोसाइटी में है वो बेसिकली टैबू है, यानी इस चीज को लेकर भी काफी लोग जो है ना सहम जाते हैं, काफी कतराते हैं, इसको नामुनासिब मौजू समझते हैं, और इसकी वजह से फिर उसकी असरात पूरे समाज में, घर में और जाती जिंदगी पर भी पाए जाते हैं। ये एक जनरलाइज ऑब्जर्वेशन है जो कि फैक्ट भी है, और इसकी वजह से हम सारे मसाइल भी देखते हैं। आगे बढ़ते हुए मुस्लिम्स का ये क्या मानना होगा मेंटल हेल्थ को लेकर, अगर ये एक सवाल है, तो जहां तक मैंने इस चीज पर रिसर्च किया और मेरे पर्सनल लाइफ में भी जब मैंने कहीं सोसाइटी में ऑब्जर्व किया, और स्पेशली फिर पेशेंट्स में भी जब मैं गौर किया, तो मैं ये पाता हूँ कि मुस्लिम ये समझते हैं कि ऐसा तो कोई पहले तो है नहीं। अगर कोई इश्यू होगा तो वो बेसिकली कोई सजा की शक्ल में है, या फिर किसी की आह, या फिर इस तरह का ही एक एक क्या कहेंगे ग्लूमी या फिर मेलंकोलस अप्रोच ही उसको देते हैं। यानी काफी क्या कहेंगे सियाह अप्रोच ही वहां पर पाया जाता है। कोई दूसरा वहां पर इश्यू मुसलमानों के दरमियान में अफेयरनेस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, जबकि इस्लाम जो है उसमें इसके ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, खास तौर पर अपनी जहन को, अपनी सोच को यकसू करने, अपनी सोच को एक सिमत करने, एक खुदा की तरफ एक सिमत करने, और उसको क्लैरिटी के साथ डिमार्क करता है, खास तौर पर दूसरे इश्यूज में। ये चीज असल बेसिकली पाई जाती है मुसलमानों में। अब आइए देखते हैं कि इस्लाम बेसिकली मेंटल हेल्थ को लेकर क्या कहता है। ये बात सेंटेंस में काफी सिंपल होगी, लेकिन इसकी हकीकत बहुत बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सेंटेंस कहकर रोक दूं कि इस्लाम मेंटल हेल्थ को काफी वैल्यू देता है, और इसके ऊपर मैं कितने भी स्टैटिस्टिक दे दूं, बहरहाल ये एक डाटा या फिर सेंटेंस होगा, लेकिन रियलिटी में, यानी कोर वैल्यूज में, हकीकत में इस्लाम में कई ऐसे चीजें हैं, कुरान मजीद में खास तौर पर ऐसे कई चीजें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं और इस तरफ गाइडेंस दिखाती है कि एक इंसान जो है ना, अगर उसको फॉलो करेगा तो फिर उसकी जो मेंटल हेल्थ है, एक इंडिविजुअल की जो मेंटल हेल्थ है, वो काफी ज्यादा बैलेंस रहेगी, और काफी ज्यादा फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट ग्रोथ भी इंसान में देखा जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने रिसेंट प्रीवियस स्लाइड में ये बताया किस तरह से एक घर में एक इश्यू हो जाने के बावजूद भी लोग उसे एड्रेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मिजाज बेसिकली सिर्फ शक करने का हो सकता है, या फिर गुस्से का मिजाज होगा, गुमान का मिजाज, बदगुमानी, या फिर वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है, या फिर वाइनिंग वाला मिजाज है। ऐसे मिजाज जो चीजें हैं वो काफी कॉमन पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है, बहुत कॉमन पाए जाते हैं। और ऐसा कोई मिजाज होना बेसिकली कोई खराबी या फिर एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, ये फैक्टर है, ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, और ये ह्यूमन बिहेवियर में ऐसी चीजें आते रहना में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये समझने की जरूरत है। अगर ऐसे चीजों को हम देखेंगे, तो अगर मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में समझाऊं, तो सूरह हुजरात की जो आयतें हैं, वहां पर अल्लाह ताला ने एक परफेक्ट गाइडेंस
हमको अता किया, किस तरह से एक इंसान को चीज़ों को देखना चाहिए, वो अपने ताल्लुकात को कैसे करेगा, वो सोच को कहाँ तक लिमिटाइज़ करेगा, ख़ास तौर पर गुमान को लेकर, बदगुमान को लेकर, सोच को लेकर, फिर लोगों को जो देखने का नज़रिया है, ठीक है, किस तरह से लोग एक-दूसरे की सिबकत पाने की एक कॉम्पिटिशन में किसी को हक़ीर मानना, किसी को बहुत ज़्यादा बरतर मानना, किसी की रंग के बिना पर, किसी के फैमिली बैकग्राउंड के बिना पर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी अच्छी कुरान मजीद में पाई जाती हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम एक अलग सेशन उस पे हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली उस सूरह हुजरात को लेकर। लेकिन ऐसे कई चीज़ें हैं जो इस्लाम जो है ना ख़ास वैल्यूज़ इंसान को फराहम करता है, और फिर हम ये है कि हम में से काफ़ी लोग उस चीज़ से दूर हैं, हम उस चीज़ को नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते भी हैं तो वो सिर्फ़ ये समझते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल या फिर एक होली रीडिंग ही है, वरना और कुछ वहाँ पर है नहीं। बेसिकली ये लोगों का समझना है। जबकि देखा जाए तो इस्लाम में मेंटल हेल्थ की काफ़ी वैल्यू है, और ये माना जाता है कि एक इंसान, एक मोमिन का ज़हन बहुत ज़्यादा यकसू हो, और वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ यकसू होगा, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तभी जाके उसकी जो स्पिरिचुअल लाइफ़ है, उसकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, वो अच्छे से ग्रो हो सकती है, और भी मज़ीद चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस्लाम बेसिकली ये समझाता है कि एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो उसके इस्लाम के गाइडेंस में काफ़ी चीज़ें हैं, इंक्लूडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ रिफ्लेक्शन खुद एक चीज़ है, यानी हेल्थ इश्यू होना, मेंटल हेल्थ इश्यू होने तक उतनी दूर तक जाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उससे बहुत पहले चीज़ जो मिज़ाजन इस्लाम में है, फितरतन इस्लाम में है, वो ये है कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है। इस्लाम इंसानों को ये समझाता है और ये सिखाता है कि वो आए दिन अपने आप पर रिफ्लेक्ट करे, अपने पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करे, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों पर देख-रेख के, और अपने बातचीत के, अपने ताल्लुकात के, अपने सेहत के, और अपने दूसरे जो थॉट प्रोसेस है, उस पर रिफ्लेक्ट करने पर काफ़ी आमादा करता है। आए दिन हम ये चीज़ें सुनते हैं, काफ़ी कुरान मजीद की अहादीस, और उसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान मजीद की आयतें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हम देख सकते हैं। हम आगे जाके इस पे डिस्कस करेंगे, और अगर ये चीज़ हम फ़ॉलो करेंगे तो फिर काफ़ी पॉज़िटिव रिलेशनशिप्स हम दुनिया में देखेंगे, और एक इंसान का एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस्लाम बेसिकली द पनेशिया है, यानी एक ओवरऑल सॉल्यूशन है, ख़ास तौर पर इस स्पिरिचुअल हैंडलिंग के लिए। जो इबादत है, वो इबादत में भी इस्लाम ये चीज़ पर ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है कि कैसे एक इंसान जो है ना अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने पेश करूँ, जितनी भी इबादत की शक्ल है, नमाज़, ज़कात, हज वगैरह से लेके सारी की सारी चीज़ें, वो अगर हम गौर करेंगे तो मुझे और आपको ये महसूस होगा कि अल्लाह ताला बेसिकली वो सारी इबादत की जो शक्ल है, वो शक्ल असल में इंसान को अल्लाह से जोड़ने, यानी पर्सनल रिलेशनशिप रखने के ऊपर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और वो उसकी बेसिक एसेंस है। ये इबादत का तसव्वुर इस्लाम में एक बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे, एक गहराई लेवल पे पाया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात आपके सामने बताना चाहूँगा, वो ये है डिप्रेशन, क्योंकि आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली बिकॉज़ ऑफ द सोशल लाइफ्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ द पीपल, और सोशल मीडिया एक बहुत इश्यू है, ठीक है? उसके बिना पर तो डिप्रेशन को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक थीम चलाया, और बताया कि ये थीम पे अगर पूरी दुनिया और पूरे डॉक्टर्स और हेल्थ सिस्टम और सोसाइटी अगर वर्क करती है, तो फिर डिप्रेशन वाला जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो सकता है। और वो थीम का जो सेंटेंस है, वो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग है। डब्ल्यूएचओ का जो थीम था वो ये था कि स्पेशली वो ये कहता है कि डिप्रेशन का सबसे बड़ा हल है कि लेट्स टॉक। तो वो थीम से वो वहाँ पर पेश करता है कि लेट्स टॉक, बात किया जाए। लोगों से बात करना ही सबसे बड़ा उसका हल होगा। अब अगर हम यही बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से अगर गौर करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अल्लाह से बात करे, तो वो उसको चाहिए कि वो कुरान मजीद पढ़े, और अगर कोई बंदा चाहता है कि अल्लाह उससे बात करे, तो फिर वो जो है ना नहीं, अगर वो चाहता है कि अल्लाह से वो बात करे तो नमाज़ पढ़े, और अगर वो चाहता है कि अल्लाह उससे बात करे, तो फिर उसे चाहिए कि वो कुरान मजीद पढ़े। ये हदीस मैं और आप सुनते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा डीप है। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये जो WHO की जो थीम है लेट्स टॉक, यानी मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए टॉक करना ही, यानी उसको बात करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो ये जो बात है ये बेसिकली ये है कि इंसान अगर बात करेगा, किसी से बात करेगा, हो सकता है कि वो पेरेंट्स से बात करे या फिर फ्रेंड से बात करे, क्लोज सर्कल में बात करेगा, तो वो फिर अपने थॉट्स को, अपने इश्यूज को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इमोशंस को वो शेयर करेगा। अब वो शेयर करेगा तो फिर वो बर्डन भी कम होगा, और फिर जो है ना उसी को गाइडेंस मिलेगा, और फिर वो अपने आप को फिर सेटरेट करेगा। बेसिकली इसके पीछे जो इंटेंशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो ये है। लेकिन यही बात अगर हम देखेंगे, रियलिटी ये होगा कि चाहे वो कितने भी रिश्ते दुनिया के हों, लेकिन एक इंसान को दूसरे इंसान से बहरहाल कुछ ना कुछ तो पर्दा होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि वो पर्दा रहेगा। इवन बेस्ट फ्रेंड के साथ भी क्यों ना हो, या फिर अगर इवन पेरेंट के साथ भी क्यों ना हो, लवेबल पेरेंट के साथ भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ पर्दा रहेगा। एक इंसान कंप्लीटली अनवील्ड अनफिल्टर्ड बात नहीं कर सकता, और इसलिए जो है ना वो लेकिन हर वो इंसान अल्लाह ताला से जो है ना खुल के अपने खुदा से बात कर सकता है बिना किसी झिझक के। बेसिकली ये एम्फसाइज करना मेरा मकसद था खास तौर पर। आइए हम देखते हैं कि कुरान का क्या रास्ता होगा। कुरानिक वे एक अलग टॉपिक हम फिर से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज मैं सिर्फ आपके सामने उसकी जो मुख्तसर चीजें हैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। बेसिकली कुरान बहुत सारी जगहों पर अलग अलग अंदाज में और अलग अलग टॉपिक में बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से हम अपने जहन को, अपनी लाइफ को देखना चाहिए, और वो फिर अपने मेंटल हेल्थ को किस तरह से वो हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल बियॉन्ड दैट इट कैन बियर, यानी एक इंसान की सकत के ऊपर अल्लाह ताला जो है ना उसके ऊपर बर्डन नहीं करता। ये खुद एक ऐसा सेंटेंस है जो एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी लेके चल सकता है। पूरी जिंदगी वो सिर्फ इस एक आयत के ऊपर वो लेके चल सकता है, और वो अगर इस बात को समझ जाए और हर पहलू को वो अपने अपने आंखों के सामने वो रखेगा, तो फिर वो एक नेगेटिव थॉट से बच जाएगा, इमोशंस को बैलेंस करेगा, कंप्लेनिंग मिजाज से वो बाहर आ जाएगा, और फिर ओवर थिंकिंग से वो बच जाएगा। और अगर ऐसे इमोशन से, ऐसे फैक्टर से अगर एक इंसान बच जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है कोई दूसरा मेंटल इश्यू से वो बिल्कुल भी अपने आप को बर्डनाइज नहीं करेगा। एक और जगह अल्लाह अल्लाह ताला फरमाता है कि इंडीड विद हार्डशिप देयर इज रिलीफ, इंडीड विद हार्डशिप देयर इज रिलीफ, यानी हर एक मुश्किल के बाद आसानी है। ये अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये तसल्ली, ये यकीन और ये उम्मीद की जो आयत है, ये खुद भी काफी रिलीविंग आयत है। और ये आयत को अगर हम पढ़ते हैं और बारहा ऐसी ही आयत कुरान मजीद को हम पढ़ेंगे, तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा बैलेंस करने में हेल्पफुल रहेगा कुरान मजीद। इस्लामिक सॉल्यूशन को अगर हम देखेंगे, तो आज इस वीडियो में हम 5 इस्लामिक टीचिंग्स पे गौर करेंगे, और भी मज़ीद चीजें हैं, एक डीप टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस द 5 वेज ऑफ द इस्लामिक सॉल्यूशंस फॉर मेंटल हेल्थ। पहला जो चीज है वो ये है कि एक्नॉलेज द रियलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ। पहले हमको ये समझना होगा कि बहरहाल एक मेंटल हेल्थ वाली कोई चीज, कोई ह्यूमन बिहेवियरल डायनेमिक्स में आने वाला कोई फैक्टर, कोई मोड, कोई मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर फेज ऑफ द लाइफ जो है ना, ये इंसान की जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। ये पहले एक्नॉलेज करना ही सबसे बड़ी रियलिटी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। खास तौर पर सूरह बकरा की आयत को अगर हम गौर करेंगे, एंड वी विल श्योरली टेस्ट यू विद समथिंग ऑफ फियर एंड हंगर एंड ए लॉस ऑफ वेल्थ एंड लाइफ्स एंड फ्रूट्स, बट गिव गुड टाइडिंग्स टू द पेशेंट। अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, आप गौर कर सकते हैं कि इस वर्ष में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अल्लाह ताला जरूर अपने बंदों को जिद की कैफियत से, भूख से और दूसरी जरूरतों से, और फिर लॉस ऑफ वेल्थ से, और फिर दूसरी चीजों से अल्लाह ताला आजमाएगा, और वही इस आजमाइश से बाहर निकलेगा और अपने आप को वो कामयाब पाएगा जो सब्र करने वाला है। तो ये जो फीलिंग्स है, फियर एक इमोशन है, हंगर एक इश्यू है, लॉस ऑफ वेल्थ और लाइफ एक रियलिटी ऑफ द लाइफ है, और फिर उसके ऊपर जो पेशेंस है, वो सब्र है, वो खुद एक बहुत बड़ा वर्च्यू है। और ये सारी चीजें हम आए दिन साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से, डॉक्टर से, और इन सारी चीजों पे मेडिसिन भी पाए जाते हैं। देयर आर मेडिसिन फॉर कंट्रोलिंग फियर, देयर आर मेडिसिन फॉर issues of like grief when a person goes through loss.
तो ये मेडिकल लाइफ तक भी ये चीजें कवर करेगी। ये आयत सबसे इंपॉर्टेंट आयत है। अगर हमको समझना है कि एक्नॉलेज करना होगा कि मेंटल हेल्थ बहरहाल हमारे मिजाज को वो अफेक्ट करने वाला है, अल्लाह ताला खुद हमें आजमाएगा। ये असल बहुत बड़ी चीज मुझे और आपको समझने की जरूरत है। ये पहला सोल्यूशन ही होगा। दूसरा जो सोल्यूशन हमको ऑब्जर्व करना है वो ये है कि हमें ये समझना होगा कि लेट्स टर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड रिमेंबर दैट ही, दैट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज विथ यू। ये मुझे और आपको समझना है। बहरहाल हमको अल्लाह की तरफ पलटना है। हम अल्लाह की तरफ पलटने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, और अभी भी हमको अल्लाह ताला की तरफ पलटना होगा। यानी आज इस मरहले में, कल के कोई मसले में, किसी आने वाले इश्यू पे, या फिर गुजरा हुआ इश्यू पे, या फिर किसी फियर पे, किसी इमोशन पे, किसी एंगर पे, किसी रिलेशन पे, किसी ग्रो होने वाले रिलेशन पे, या फिर किसी रिग्रेशन होने वाले रिलेशन पे भी हमको ये सोचना होगा। अगर किसी के ताल्लुकात अगर खुदा न खास्ता खराब होते जा रहे हैं, ये समझ के चलना होगा बहरहाल हमको अल्लाह ताला को पलटना है। हम जितना चाहे वो करेंगे। अगर किसी के हालात अच्छे हो रहे हैं, काफी पॉजिटिव है, वहां पर भी हमको समझना होगा कि ये अल्लाह ताला को तरफ हमें पलटना है, और इसमें भी जो है ना हमको ये चीजें मद्देनजर रखने की जरूरत है। ये हमारा सेकेंड फैक्टर होगा। थर्ड ये इंपॉर्टेंट चीज इस्लाम बताता है वो ये है कि हमको अपने बॉडी को टेक केयर करने की जरूरत है। और हम हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो दिल है, और फिर वही जो है ना फिर जहन की तरफ इंसान को मायल करने का, यानी माइंड एंड दी हार्ट है। यानी इंसान का जो दिल है, उसका जो मिजाज है, उसकी जो फितरत है, और फिर उसको उसी के मुताबिक जो उसके जहन को वो गाइड करेगा। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे और आपको इस बात को समझने की जरूरत है। इस पे हम एक और वीडियो बनाएंगे, इस पे हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो चौथा फैक्टर है वो ये है कि हम अपनी जो इबादतें हैं उसको बहुत ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है। अगर हम इबादतों को सही से अंडरस्टूड कर लेंगे तो फिर बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज, माइंड के साइकोलॉजिकल के जो इश्यूज होंगे, इंसान को फिर वो दो चार होने से वो बचा दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले के ऑडियो में भी बताया, इससे पहले के स्लाइड में बताया कि किस तरह से इबादत जो तस्वुर है उसका असल बेसिक मकसद एसेंस ही है कि एक इंसान को अल्लाह ताला से जोड़ दिया जाए। और क्योंकि एक अल्लाह ही अल्लाह इस्लाम का एक ओवरऑल मकसद है, और एक अल्लाह को वो मानेगा, एक अल्लाह से वो बात करेगा, उसी से वो चाहेगा, उसी से वो तलब करेगा, और ये पूरी इबादत का तस्वुर है। अगर हम इसी तरह से इबादत को अगर हम सेपरेट कर लेंगे तो फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी माइंड सेट, हमारे माइंड के जो थॉट्स है, थॉट की जो फॉर्म है, वो फिर ज्यादातर बैलेंस होते जाएंगे। ये भी काफी चीजें, दूसरे जो डिफरेंट मोड्स ऑफ जो प्रेयर्स हैं, इबादत के जो इतने अलग अरकान हैं, उसको भी अगर हम डिटेल देखेंगे, खासतौर पे जो 5 वक्त की नमाजें हैं, या फिर रमजान की रोजे हैं, या फिर ज़कात है, उसमें भी काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग्स हमको देखने को मिलेगा। किस तरह से अल्लाह ताला ने उस को किस इंसान की फितरत को मद्देनजर रखते हुए, उसके मिजाज को, उसके बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए ये इबादत अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रखी हैं। ये मुझे और आपको समझने की जरूरत है। इन डिटेल हम इंशाल्लाह ताला सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी अगर हम इसमें इंडल्ज हो जाएंगे, कंप्लीटली अगर हम जाएंगे तो फिर काफी कंफ्यूजन हो सकता है। आज हम इस चीजों को समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी जो चीज होगी वो ये होगा कि ऐसे चीजों पे खास तौर पर लोगों के पास जाना, हेल्प, सीकिंग द एक्सपर्ट हेल्प व्हेन यू नीड इट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी के पास ये इश्यू को एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा मसला समाज में पाया जाता है। यही खुद एक बीमारी होते जा रही है। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो लोग या तो शर्माते हैं, या फिर बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, या फिर इसको हेल्प हासिल करने को लेकर आमादा नहीं होते, उनका जहन उस तरफ नहीं आगे बढ़ता है। ये एक इश्यू भी पाया जाता है खास तौर पर। ये एक 5 चीजें हैं। अगर हम इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके निकल के बाहर आएंगे, लेकिन ये चीजें हैं जो मुझे और आपको समझने की जरूरत है। टेक होम मैसेज मेरे तरफ से आपके लिए जरूर होगा, जो मेरे खुद के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो सबके ऊपर अप्लाई होता है, वो ये है कि बेसिकली इस्लाम जो जिंदगी दिखाता है, जो निज़ाम हयात हमें बताता है, वो इंसान की फलाह के लिए है, उसकी बेहतरी के लिए है।
उसके अच्छे के लिए है, और उसके जो जितने भी इबादत है, जितने भी अरकान है, जितने भी अहकामात है, वो इंसान के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ, उसकी कामयाबी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी गाइडेंस के ही लिए ही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला की इस बताए हुए हिदायत से अपनी ज़हनी सुकून और अपनी ज़हनी या फिर मेंटल हेल्थ को पाने में अल्लाह ताला मेरी और आपकी मदद फरमाए। जज़ाकल्लाह। Let's be tuned with my sessions, and we will continue the other parts of mental health pertaining to different aspects, pertaining to different diseases and medical aspect of that one, and how the minute and specific of the medical and the spiritual Islamic ways will be inshallah discussed. Stay tuned. Jazakallah. Thank you.